हैं झारखंड आंदोलन निर्माण में बिरसा मुंडा का विद्रोह और उसके बाद से हुए आंदोलन के प्रभाव में, खासकर उपनिवेशीकरण के संदर्भ में आज के राज्यों की भूमिका, जिसमें से महत्वपूर्ण रूप से जो झारखंड राज्य का निर्माण उससे जुड़ा हुआ है और उस राज्य के निर्माण के नींव में जो जो शक्तियां काम कर रही थी और जिसके जिसके आधार पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, क्या वही परिस्थिति और वही स्थिति आज के संदर्भ में भील राज्य के निर्माण की जो बात लंबे समय तक चल रही है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों के शासन में जो व्यवस्था राज्यों के निर्माण में बनाई गई, खासकर से स्टेट के निर्माण में, क्योंकि स्टेट की परिकल्पना एक यूरोपीय परिकल्पना है और भारत में अंग्रेजी राज के आने के बाद से प्रबल रूप से सामने आई। तो क्या उस स्टेट की परिकल्पना में हम मुख्य रूप से जो पंचायत का जो शासन है, जो न्यायिक प्रणाली है, जो थाने हैं, जो पुलिस स्टेशन है और जो अध्ययन अध्यापन के लिए बनाए गए विश्वविद्यालय और स्कूल हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है, उनका जो निर्धारण है, क्या एक स्टेट के बनने के बाद वो बदल गया और उसके बदलने से और उसके स्वरूप के निर्धारण होने से क्या उस स्टेट, जिस स्टेट में खासकर झारखंड या पूर्वोत्तर के जो राज्य बने उसमें उसकी क्या भूमिका है, इसकी पड़ताल करते हुए ये पेपर आप लोग के सामने है, जिसमें से मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं कि राज्यों का निर्माण हुआ, लेकिन जो उपनिवेशवाद काल में जो नियम कानून बनाए गए, तौर तरीके जो बनाए गए, कार्य पद्धति, जैसे पुलिस स्टेशन, थाने में रिपोर्ट लिखाने जाने हैं, एक आदिवासी जा रहा है और अपना रिपोर्ट लिखवा रहा है, लेकिन रिपोर्ट का लिखना और रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन जिस माध्यम से हो रहा है, क्या वो तौर तरीके भारतीय हैं? क्या वो तौर तरीके एक आदिवासी तौर तरीके से मिले जुले हैं? क्या वो तौर तरीके अंग्रेजी शासन और उपनिवेशवादी शासन के अधीन है? यह आज भी न्यायिक प्रणाली में जिस तरीके से हम राज्य की परिकल्पना में यह देखते हैं कि जब कोर्ट में एक मुंडा, एक उरांव, भील, होल, संथाल जब जाते हैं तो वहां जो उनके साथ जो कार्य कारण का जो संबंध है, क्या वो कार्य कारण जो नियम है, जो कानून है और जो उसके काम करने के जो तरीके हैं, क्या वो भी आदिवासी तौर तरीके हैं या वो भारतीय तौर तरीके हैं या वो अंग्रेजों के अधीन बनाए गए नियम और कानून के अनुसार चलते हैं? तो उसका प्रभाव क्या पड़ा है, यह एक हमारे लिए बहुत ही विषय सोचनीय है। खासकर से दूसरा जो हमारा सांस्कृतिक प्रभाव भाषा को लेकर है कि जिस भाषा के माध्यम से हम उस तौर तरीके और उस अध्ययन प्रणाली के विकास पर जाते हैं। किसी भी आदिवासी अध्ययन को जब हम उपनिवेशीकरण के दौर में देखते हैं तो हम जो आज आकलन कर रहे हैं, जैसे में आज भील राज्य की परिकल्पना की बात हो रही है, तो क्या भील राज्य के निर्माण में जो सेंटर, जो केंद्रीय सरकार है, उसके अधीन काम करने वाले जो यूपीएससी है, बीपीएससी है, विश्वविद्यालय है, अध्यापन है, पुलिस है, थाने है, न्यायालय है, उसके बनाने से, उसके बनने से जो उसमें नियम और परिवर्तन है, उसके जो कार्य करने के जो तरीके हैं, क्या उसमें वो बदलाव आया है कि वो भी औपनिवेशिक तरीके से काम कर रहे हैं और उसका उन आदिवासियों पर क्या उसका प्रभाव है? इस बात को जब हम देखते हैं तो खासकर से भाषा के एंगल से जीएन डेवी ने भारतीय भाषा सर्वेक्षण 2010 में किया था, तो उन्होंने बताया था कि सबसे तेजी स्तर पर भारतीय भाषाओं में आदिवासी भाषाओं की सबसे विलुप्त होने के खतरे सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि जो वो कार्य पद्धति जो काम कर रहे हैं, जो पुलिस, थाने, स्टेशन, न्यायालय, जो कानून में जो सिस्टम है, उसमें उनकी भाषाओं की जो उपलब्धता है वो खत्म, वो डायलॉग उनसे नहीं हो पा रहा है और उनकी परेशानी और उनकी समस्या आज भी वर्तमान उसी पक्ष में है। मेरा भाषा को लेकर खास कर से है कि जो बोडोलैंड बनाने की बात हो, चाहे भील स्टेट की परिकल्पना हो, ठीक उसी तरह से जैसे में झारखंड राज्य का नवनिर्माण के बाद भी झारखंड के आदिवासियों की समस्याएं खत्म नहीं हुई। इस समस्या खत्म नहीं हुई, इसके पीछे मूल वजह यह है, मूल कारण यह है कि जो तरीके, जो वहां पर संस्थाएं बनाई गई हैं, उनके सिद्धांत, उनके तौर तरीके आज भी औपनिवेशिक और उपनिवेशवाद से ग्रसित हैं। अगर उसको हम जब तक बाहर निकालने का काम नहीं करते हैं, तब तक हम एक
आदिवासी राज्य, एक भील राज्य और उसकी स्वायत्तता, उसकी संप्रभुता और उसकी लड़ाई को हम लड़ नहीं सकते, उसके अधिकार से हम नहीं पा सकते, उससे मुक्ति हम नहीं पा सकते। फिर हमारे सामने यह बड़ा सवाल है कि उससे मुक्ति हम कैसे पाए। जो पंचायत का जो सिस्टम है, जो विधानसभा का जो सिस्टम है, उससे किस तौर तरीके से, किस स्तर पे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो झारखंड राज्य निर्माण को या पूर्वोत्तर राज्यों के निर्माण में आज भी समस्या ग्रसित है, और हम फिर एक नए राज्य की कल्पना कर रहे हैं। उस नए राज्य की कल्पना क्या वो राजनीतिक है? क्या वो राजनीतिक से पूर्ण रूप से प्रतिबंध है? क्या वो मुख्यमंत्री इस आदिवासी कम्युनिटी को बना दे से उनकी समस्याएं खत्म हो गई हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके मूल वजह है कार्य पद्धति के तौर तरीके, जो आज भी पूर्ण रूप से औपनिवेशिक शासन के बनाए हुए जो तौर तरीके हैं उसके अनुसार उसका निर्धारण है। सबसे मुख्य जो इसमें है कि जो सांस्कृतिक पक्ष है, खासकर से जिसको हम मुख्य धारा के कहते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के कहते हैं, क्या वो भारतीय ज्ञान परंपरा भी औपनिवेशिक है या भारत के चतुर वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्मित की हुई है? हम जिस बनाने की बात करते हैं, आदिवासियों में वर्ण व्यवस्था और चतुर वर्ण व्यवस्था नहीं है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की परिकल्पना नहीं है, उसमें सारे एक जनजातीय हैं। तो उस जनजातीय का जो परिप्रेक्ष्य है, खासकर से भारत के जो सोचने और विचारने वाले जो लोग हैं, जो तथाकथित मुख्य धारा के लोग हैं, वो औपनिवेशवादी तरीकों का तो विरोध करते हैं, लेकिन फिर वो अपने तरीके से उन पर वो निजी पंचायत संस्थाएं, न्यायालय, कानून और उस अपने तरीके से देखते हैं जो नहीं है, क्योंकि उनका समाज और सोसाइटी उस तरीके का बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मुख्य रूप से इसमें 3-4 चीजें जो अगर हम ध्यान दें तो हम उन समस्याओं को हल कर सकते हैं, खासकर से जो उनके न्यायालय का हो, विश्वविद्यालय का, भाषा का, प्रबंधन का, स्वयं प्रभुता का और स्वायत्तता का। फिर सवाल उठता है कि फिर उनके तौर तरीके क्या है, उनके आखिर हिंदुवादी और मुख्य धारा के जो तौर तरीके हैं और जो अंग्रेजी, जो फ्रेंच और इंग्लिश या इंग्लैंड के और अंग्रेजी के जो शासन तौर तरीके वो अलग हैं। उन दोनों तौर तरीके से उनका विकास नहीं हो सकता, जो 1947 के आज 70 वर्ष बाद भी परिस्थिति विकट रूप में बनी हुई है। फिर उन तौर तरीकों से हमें कैसे काम करना है और एक राज्य बनाया जाए तो उसमें वो काम कैसे करें। संस्था निर्माण करने की बात नहीं है, संस्था निर्माण हुआ है उसके काम करने के तरीके की बात है कि वो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। खासकर से भाषाओं के संदर्भ में, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में जो स्कूली पाठ्यक्रम है, जो हम स्कूली पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो हिंदी ना होकर, अंग्रेजी ना होकर उनकी भाषाओं में उस उपलब्धता को ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक आदिवासी तभी है जब उसकी भाषा आती है। अगर उसकी भाषा क्षीण हो गई, उसकी भाषा खत्म हो गई तो वो आदिवासियत नहीं रहेगा, वो विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तभी हमें अंतर का। दूसरा जो है प्रबंधन का जो हम तौर तरीके संस्था बना रहे हैं, वो प्रबंधन, वो तौर तरीके उन्हीं को सौंपा जाए और खासकर से जो पंचायत का जो सिस्टम है उसे इजाद कर दिया जाए, न कि एक केंद्रीय और सेंट्रलाइज पॉलिसी के तहत बड़े बड़े विधायक और एमपी एमएलए को जो बनाने की जो धारणा है, खासकर से हाउस ऑफ कॉमन्स और इंग्लैंड के शासन प्रणाली से जो आधारित है उस पर नहीं हो। छोटे छोटे स्वायत्त तौर तरीकों में उनको बांटने का काम किया है। तीसरा जो है कि अपनी जो स्वायत्तता उनकी जो है, जो क्योंकि जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय गवर्नमेंट से और केंद्रीय गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनमें कटौती जब तक हम नहीं करेंगे, खासकर से यूपीएससी जैसे आधारित है, बीपीएससी जैसे आधारित है, उनके संस्थाओं का जो निर्माण हो रहा है उनसे उनकी स्वायत्तता प्रदान की जाए। तो इस संदर्भ में हम यह देखते हैं कि जो मूल समस्या आज भी बनी हुई है, उस मूल समस्या के पीछे जो कारण है, जो संस्थाएं इजाद हैं, उन संस्थाओं के जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों में उनके तौर तरीकों से जब तक हम बदलाव नहीं रहेंगे तब तक हमारे आने वाले जो समय में एक बड़ी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या कई करोड़ है, खासकर से भील राज्य, इसमें एक मैं अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि झारखंड राज्य का निर्माण एक राजनीतिक मांग और सांस्कृतिक मांग, आर्थिक मांग
और आदिवासियत का मांग था, लेकिन उसके निर्माण के साथ साथ वो सिर्फ राजनीतिक मांग के रूप में परिवर्तन हो गया और उसके कुछ कुछ जो हिस्से थे वो झारखंड में, एमपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में बट गए और एक राजनीतिक राज्य के रूप में स्थापित हो गया। और उनकी समस्या जो उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में रह गए, उनकी भाषा खत्म हो गई, उनकी लिपि खत्म हो गई, उनकी बोली खत्म हो गई और उनकी समस्या आज वो कहीं के नहीं रहे। यह इसी तरह की परिकल्पना भील राज्य के संदर्भ में भी हो सकती है। इससे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस राज्य को हम बनाने की बात कर रहे हैं उससे जो औदर और अन्य जो भील बच जाएंगे, जो राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों में बचेंगे, उनके साथ एक बड़ी विकट की समस्या उत्पन्न होगी और वो समस्या उन्हें विस्थापन के तरफ ले जाएगा और उन्हें कहीं न कहीं रूप से उन्हें बेकार और बेरोजगार कर देगा। तो इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।